लिखो नए पेज पे नया हेडिंग लिखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो बहुत सिंपल आइडिया है और उसके बेसिस पे दो बहुत छोटा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे हम उसके बाद में, ठीक है। तो सबसे पहला सिंपल आइडिया है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये लीनियर वर्ड कहीं अपन ने सुन रखा है क्या? कहाँ? मैथ्स में थोड़ा, साइंस में भी सुना ही होगा ऐसा क्या? तो लीनियर कहाँ सुना? हाँ, पिछले साल। ये कितना फालतू लड़का हो गया है। पॉलिनोमियल में नहीं सुना था? डिग्री 1 होने से लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 होने से क्वाड्रेटिक कहते हैं, डिग्री 3 होने से क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। तो अब मेरे को फिर से रिमाइंड कराओ, लीनियर शब्द सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? सुना हुआ है। कहाँ सुना हुआ है? पॉलिनोमियल में, चैप्टर में, ठीक है, वेरी गुड। और लीनियर का मतलब वहां पे क्या होता था? किस चीज को लीनियर कहते हो आप? कि अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो 1 तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो 1 तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर। तो इससे आप एक बात समझो कि ये आपको बताता है कि वेरिएबल का पावर जो है वो कितना होना चाहिए। मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, बस ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं। पावर कितना होना चाहिए? 1। और दूसरा यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब कितना वेरिएबल होना चाहिए आपके पास में? 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो एक वेरिएबल को हम x मान लेंगे और दूसरे वेरिएबल को हम क्या मान लेंगे? y। तो इन दोनों चीज को अगर मैं कनेक्ट करूं ना, को रिलेट करूं, तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि अच्छा ठीक है, एक इक्वेशन होना चाहिए जिसके अंदर में 2 वेरिएबल होना चाहिए और दोनों वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। 2 वेरिएबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि 2 वेरिएबल बोला हुआ है। पावर 1 क्यों होना चाहिए? क्योंकि लीनियर बोला हुआ है। और इक्वल टू क्यों होना चाहिए? क्योंकि इक्वेशन बोला हुआ है। तो इससे हमको ओवरऑल ये समझ में आता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस वाले फॉर्मेट का जो भी कोई इक्वेशन हमको मिलेगा ना, इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो बोर्ड पर ध्यान से, ठीक है। एनी इक्वेशन दैट रिजेंबल्स टू दिस फॉर्मेट ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 will be called as linear equation in two variable. Why it will be called as linear equation in two variable? Because वेरिएबल का पावर इज 1 ईच, x का पावर भी 1 है और y का पावर भी क्या है? 1। और वेरिएबल का क्वांटिटी कितना है? 2, इसीलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे हम लोग कि x और y ये दोनों हमारे लिए होगा वेरिएबल। क्या होगा बताओ? वेरिएबल। और बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है a, b, c, ये तीनों का तीनों रियल नंबर होगा। ये कह सकते हो आपकी कांस्टेंट होगा। ये रियल नंबर होगा या फिर क्या होगा बताओ? कांस्टेंट। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो कि a, b कैन या कैन नॉट बोल देता हूं, कैन नॉट टुगेदर बी 0। इस बात में मैं थोड़ा रुक के आऊंगा, पहले कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किताब वगैरह में इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं रहता, लेकिन ये कंडीशन वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अभी सबसे पहले देखो आपको चेहरा समझ में आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप मेरे को बताओ कि इसमें वेरिएबल हम किसको किसको मानेंगे? x और y को। और कांस्टेंट किसको किसको मानेंगे? a, और b, और c को, ठीक है। अब आप कुछ एग्जांपल्स ले लो पहले मेरे से, ठीक है। जैसे सपोज करो ऐसा कुछ देखते हैं, मान लो कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं? आंसर इज यस। कैन यू आइडेंटिफाई कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है? बताओ। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 7। अब सपोज करो कहीं पर ऐसा लिखा हो कि 3x माइनस 2y और माइनस 11 इक्वल्स टू 0। क्या आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हो? यस, क्योंकि x है y है, दोनों का पावर 1 है, तो सिंस 2 वेरिएबल है इसीलिए 2 वेरिएबल हो गए, और सिंस दोनों वेरिएबल का पावर 1 है इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर मेरे ख्याल? कैन यू आइडेंटिफाई कि a क्या होगा यहाँ पे? बी कॉन्फिडेंट एंड लाउड एज वेल। बोलो। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -2। केयरफुल होना पड़ेगा हमको, अगर माइनस है तो वो माइनस साइन भी हम यूज करें। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? -11। आया समझ कि नहीं आया समझ? तो लेट मी टेक very different kind of example like 3x plus 7 equals to 0। क्या आप इसको भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हो?
देखो दो वेरिएबल दिख तो नहीं रहा है हमको, लेकिन लोग जुगाड़ू होता है, ठीक है। तो फिलहाल यदि नहीं भी दिख रहा है तो आप कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते हो जिसे ये दिखने लग जाए, ठीक है। तो क्या चमत्कार कर सकते हो, देखो ये 3x वाला पार्ट तो ठीक ही है, y के साथ में थोड़ा समस्या हो गया तो कोई बात नहीं, उसके आगे एक तो जीरो लगा दो और +7 = 0 मान लो, इस चीज को चलेगा। ये चीज ये वाला और ये वाला सेम सेम है कि अलग अलग है? सेम सेम। आया बात समझ? तो इसको तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन इसको तो दिक्कत नहीं हो रहा ना। अब बताओ मेरे को कि इसके कॉन्टेक्स्ट में a क्या है, b क्या है और c क्या है। a 3 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आओ जिंदगी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लो कि 2i + 9 = 0। क्या हम इसको भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं? देख के हो सकता है कि ना फील हो आपको, लेकिन फिर आप याद रखना कि आप एक जुगाड़ू व्यक्ति हैं। तो 0 × x + 2 × y + 9 = क्या लिख सकते हैं आप? 0 लिख सकते हैं। आया समझ? अब आप अगर इसको देखोगे ध्यान से तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नीचे वाला और ऊपर वाला एक ही चीज है, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं, क्योंकि 0 × x का अल्टीमेटली वैल्यू कितना होगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। और यहां से गायब भी हो जाएगा। चलो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि इसको देख के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है आप लेकिन जबरदस्ती क्या कर सकते हो कि 0 × x इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर आपको पहला चीज दिमाग में आपकी ये घुसना चाहिए कि यार ये वाला चीज और ये वाला चीज अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है, क्योंकि 0 × x का इफेक्टिवली वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। तो वो वहां रहे नहीं रहे उससे क्या फर्क पड़ता, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट नीचे वाले को तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आया बात समझ? और नीचे वाले के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, तो क्या जवाब मिलेगा मेरे को, आपसे बताओ। a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 9। अब आपने क्या नोटिस किया, देखो कि कुछ कुछ सिचुएशन में a और b दोनों नॉन जीरो होगा, ठीक है, कि a का आंसर 2 आ गया, b का आंसर 3 आ गया। यहाँ पर देखो a का आंसर 3 आ गया, b का आंसर -2 आ गया। कोई कोई सिचुएशन में a और b में से b 0 होगा, a कुछ हो जाएगा। कोई कोई सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि a और b में से a 0 हो जाएगा, b कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही साथ में a और b दोनों 0 हो। आया बात समझ? इसी बात को मैंने लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा था कि a, b कैनॉट बी टुगेदर 0, कैनॉट टुगेदर बी 0। एक साथ a और b दोनों का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। किसी एक इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा हम किसी एक आदमी को 0 बना सकते हैं आउट ऑफ a और b, बट दोनों को एक साथ 0 हम लोग नहीं बना सकते। आया बात समझ? पर इस चीज को मैथमेटिकली लिखने का तरीका बड़ा अजीब सा है, हो सकता है कि आपको उतना ज्यादा समझ में ना आए, बट परेशान नहीं होना, आप याद करके रखना बस इसको। हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ ले आपसे। इस ऊपर वाले का मैथमेटिकल कंडीशन होगा कि a² + b² ≠ 0। ये कैसे आया, क्यों आया, उस पर मैं ज्यादा बहस आपके साथ करूंगा नहीं, कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है। आपको समझ में भी कम ही आएगा और फिर आप याद भी बहुत दिन तक रख नहीं पाओगे। तो बस ये चीज याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होगा हमारे लिए, ax + by + c = 0, जहां पर x और y क्या होगा आपके लिए वेरिएबल, abc क्या होगा आपके लिए कांस्टेंट, और abc में से a और b पे ये कंडीशन वैलिड होना चाहिए कि a² + b² का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये 0 नहीं होने का इंटरप्रिटेशन ये है कि a और b एक साथ 0 नहीं हो सकता, a और b एक साथ 0 नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा हम कितना आदमी को 0 बना सकते हैं एक साथ, एक आउट ऑफ a और b। आइदर a 0 हो जाए, b कुछ नंबर हो जाए, या b 0 हो जाए, a कुछ नंबर हो जाए, वो दोनों चीज मेरे को चलेगा, लेकिन मेरे को a और b एक साथ 0 होता हुआ नहीं चलेगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? तो इतने से थ्योरी के बेसिस पर आपका पहला एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आपके बुक का पहला एक्सरसाइज है, प्रोबेबली चैप्टर नंबर 4 है ये वाला, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 पहला सवाल पढ़िए एक बार। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. ठीक है, ये सब चीज वैसे क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत आप लोग करके आए हो वर्ड प्रॉब्लम के नाम पे। बाकी आओ यहाँ पर भी कोशिश करते हैं। कितना अलग अलग सामान है आपके पास में, एक नोटबुक है और एक क्या है, पेन है। इन दोनों में से किसी एक को x मान लो, किसी एक को y मान लो, फर्क नहीं पड़ता किसको क्या मानते हो, ठीक है। मान लो कि मैं पेन को एक बार के लिए x मान लेता हूँ कि एक पेन का कॉस्ट कितना होगा x, और एक नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा बताओ y। फिर ये जो इंग्लिश में बोल रहा है मेरे को, उसका इक्वेशन में ट्रांसलेशन क्या होगा। ये कह रहा है कि एक नोटबुक का प्राइस एक पेन के प्राइस का क्या है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 ऐड करोगे, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कि 2 डिवाइड करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे मेरे ख्याल। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए बताओ, y = 2 टाइम्स ऑफ x। ये आपका इक्वेशन चलेगा। लिखो, लेट
cost of, let cost of one pen is equals to x, and cost of one notebook is equals to y. फिर ऐसे लिखना आप लोग a/q, y is equals to 2x. अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में. और आपको कुछ करना वरना नहीं था, बस ये इक्वेशन बताना था, तो बता दिया इक्वेशन, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसको कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. तो आपको इक्वेशन को पहले कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? ax plus by plus c is equals to 0. और कन्वर्ट करने के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कन्वर्जन के बाद a के जगह पर कौन सा नंबर आया, b के जगह पर कौन सा नंबर आया और c के जगह पर कौन सा नंबर आया. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले वाले में ये ऑलरेडी फॉर्मेट में है कि फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा? मेरे ख्याल में करना होगा, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर में राइट हैंड साइड का वैल्यू हम क्या देख रहे हैं? 0. लेकिन यहाँ पर तो राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना है? 9.35 का बार. तो ये फिलहाल उस फॉर्मेट में नहीं है. आप इसको कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट करके ये कैसा दिखाई देगा बताओ आप लोग, सब लोग ट्राई करो. 2x plus 3y, और इस नंबर को आप लेफ्ट में ले आओ तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा बताओ? 9.35 पे बार इज इक्वल टू 0. क्लियर मेरे ख्याल में? पक्का? कैन यू आइडेंटिफाई कि a क्या होगा? 2, b क्या होगा? 3 और c क्या होगा? -9.35 का बार. किसी भी लेटर के आगे अगर माइनस आ रखा है ना तो आप उसका वैल्यू बताते समय माइनस को इंक्लूड करोगे. ठीक है, ये आया समझ अच्छे से? ओके. सेकेंड वाले में बताओ मेरे को कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा. चलो देखो यहां, इसको करने का आई विल से कि दो तरीका हो सकता है. एक तरीका ये हो सकता है कि जो ये दिया हुआ है ना, इसी को आप मान लो कि ठीक है यार यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो आप सोच सकते हो कि 1 into x प्लस आई विल से -1/5 टाइम्स ऑफ y और -10 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा लिखा हो. तो इसके हिसाब से अगर आप डिक्लेयर करते हो तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1/5 एंड c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके लिए? -10. ये भी करेक्ट है. ठीक है, पर एक तरीका इसका और ये हो सकता है कि जो भी आपको यहाँ दिया हुआ है ना उसमें आप एलसीएम वगैरह लेके इसको थोड़ा प्लेन एंड सिंपल कर दो. तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? 5, क्योंकि बस इसके नीचे 5 है. उसके हिसाब से ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? 5x. यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में -y और यहाँ रहेगा आपके पास में -50 इज इक्वल टू 0. ये एलसीएम लेना समझ में आता है हम लोग? ठीक है. फिर जो ये वाला 5 है आपका, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म ये मिलेगा 5x -y -50 इज इक्वल टू 0. और इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो a का वैल्यू आपको दिखेगा 5, b का वैल्यू आपको दिखेगा -1 और c का वैल्यू आपको दिखेगा -50. तो मैं कहूंगा कि देखो ये भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, और ये वाला भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं. आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगे वो आप कर सकते हैं. और एक बार आप स्कूल कॉपी रेफर करिएगा कि आपके स्कूल में जो वो किस तरीके से आपको कराया गया. अगर ये वाला कराया गया तो ऐसे आंसर देना, अगर ये कराया है तो आप ऐसे आंसर दे सकते. बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? कॉपी करना भी हो गया सबका? इसका बताओ. ये तो बहुत सिंपल है. बताओ तो क्या करेंगे? पहले इक्वेशन को ठीक करके बताओ क्या लिखोगे? -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0. तो उसके हिसाब से a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू -6. लेकिन इसमें देखो मैं एक और ऑल्टरनेट सोल्यूशन प्रपोज करूंगा इसके लिए वापस से, कि ऐसे कोई बच्चा तो मान लो कि हो सकता है कि 6 को उठा के यहाँ ले, कोई बच्चा ये भी तो सोच सकता है कि सर हम इन दोनों टर्म को वहां ले जाएंगे. ठीक है, तो उस बच्चे को क्या मिलेगा सोचो? उसका -2x यहाँ से वहां चला जाएगा, उसको मिल जाएगा 2x. फिर ये जो 3y है ये भी उस साइड चला जाएगा, और इसके चक्कर में क्या हो जाएगा बताओ? -3y और +6 इज इक्वल टू 0. ये समझ में आता है कि अगर इन दोनों को आप स्विच करोगे उस तरफ तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा. और यहां से अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आपके a का आंसर कितना आएगा बताओ? मेरे ख्याल में 2. b का आंसर कितना आएगा बताओ? -3 और c का आंसर कितना आएगा? 6. तो ऊपर वाला भी राइट है और नीचे वाला भी राइट है.
दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, चलेगा। इसको ट्राई करो। अब इसको देखते हैं, इसमें भी फिर से देखो दो रास्ता हो सकता है। एक हो सकता है कि x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से a इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू -3 और c है ही नहीं तो c इक्वल्स टू 0। और एक रास्ता हो सकता है कि x को कोई बच्चा वहां ले जाए तो उसको मिलेगा -x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो उसके लिए a इक्वल्स हो जाएगा -1, b इक्वल्स हो जाएगा 3 और c इक्वल्स उसके लिए भी क्या रहेगा 0। तो ऊपर वाला भी हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो। आओ तो देखें क्या करेंगे, बताओ। इस बार एक ही आंसर बता रहा हूं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहां से a का आंसर 2 और b का आंसर 5 और c का आंसर 6। इसको ट्राई करो, बोलो क्या करें। 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ a का आंसर क्या होगा 3, b का आंसर और c का आंसर 2। परफेक्ट। 7 नंबर में बताओ। देखो यहाँ पे आप ऐसा सोचना कि 5 को अपन उधर ले जा रहे हैं ना, तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और ठीक करने पे ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपको मिलेगा मेरे ख्याल में a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू -5। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। चलो आज यहाँ रुक जाएंगे एक बार हम लोग।